तो भूमि पर मिलने वाली अलग अलग आकृतियां भू आकृतियां कहलाती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, भू आकृतियां अर्थात भूमि पर मिलने वाली जो अलग अलग आकृतियां हैं उन्हें क्या कहते हैं? भू आकृतियां कहते हैं। ठीक है बच्चों। और भू आकृतियों का समुच्चय भू दृश्य कहलाता है। जो भू आकृतियों का जो समुच्चय है, अलग अलग प्रकार की जो भू आकृतियां होगी, ठीक है बच्चों, अलग अलग प्रकार की जो भू आकृतियां होगी उनके पूरे समुच्चय को हम क्या कहेंगे? भू दृश्य कहेंगे। ये उसी प्रकार से है जैसे कि हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत हम जानते हैं भारत के उत्तर में है। तो उत्तर भारत में स्थित हिमालय पर्वत में अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां हमें दिखाई देती है। जैसे कि कहीं पर पर्वत, कहीं पर घाटियां, कहीं से निकलती हुई नदियां, ठीक है, कहीं पठार, या विभिन्न भू आकृतियां वहां पर हमें दिखाई देती है। कहीं छोटे पहाड़ है, कहीं बड़े पहाड़ है। उस पूरे दृश्य को हम यदि पूरे इन भू आकृतियों के समुच्चय को कहेंगे हम भू दृश्य कहेंगे। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की जो आकृतियां भूमि पर हमें मिलती है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? हम भू आकृतियां कहते हैं। और ये जो भू आकृतियां है यह प्रकृति की क्या है? एक कला है। प्रकृति की एक कला के रूप में हमें दिखाई देती है कि प्रकृति ने किस प्रकार से अपनी कला का यहाँ पर प्रदर्शन किया है, इस धरा पर प्रदर्शन किया है, और अलग अलग प्रकार की आकृतियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बच्चों जो भू आकृतियां है वो कैसे निर्माण होता है उनका, ये देखते हैं हम। तो बच्चों हमें जानते हैं कि अपक्षय होता है। ठीक है। अपक्षय अपने ही स्थान पर जहाँ पर स्थित है उसी स्थान पर टूटन फूटन जो होती है उसे हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय के पश्चात जो पदार्थ अपर्दित होता है उस क्रिया को हम अपर्दन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो परिवहित करता है तो उसे अपर्दन कहते हैं। और अपर्दन के पश्चात वो परिवहित जब हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो जहां वो पदार्थ इकट्ठा हुआ उसे हम निक्षेपण कहते हैं। तो 3 प्रकार की प्रक्रिया इसमें काम आती है और यहीं पर भू आकृतिक कारक इसमें काम करते हैं। इस अपक्षय से अपर्दन और निक्षेपण की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है बच्चों? भू आकृतिक कारकों के द्वारा। अब ये भू आकृतिक कारक कौन कौन से होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। भू आकृतिक कारक होते हैं नदी, जैसे इसमें क्या होता है? नदी में प्रवाहित जल होता है। भूमिगत जल, पवन, हिमनद और लहरें, ये क्या है? भू आकृतिक कारक है। इनके द्वारा कोई अपक्षय की हुई जो पदार्थ है भूमि पर उनका अपर्दन होता है और अपर्दन होने के पश्चात उसमें निक्षेपण होता है। ये जरूरी नहीं है कि यह प्रक्रिया यहीं पर ही रुक जाए बच्चों। निक्षेपण जो निक्षेपित जो पदार्थ है जहां पर उसका निक्षेपण हुआ है उसमें वापस से अपर्दन हो सकता है और अमूमन होता भी है। यह देखा भी जाता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वापस से दोबारा से निक्षेपित पदार्थ दोबारा से अपर्दन हो जाता है और वो दोबारा से निक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार ये चक्र, ये साइकिल चलता रहता है। अपर्दन, फिर निक्षेपण, फिर उसका निक्षेपित का अपर्दन, फिर निक्षेपण, और एक आकृतियों से दूसरी आकृतियों का निर्माण लगातार रूप से बनता रहता है। और यह प्रकृति की कला हमें अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में दिखाई देती है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने देखा कि भू आकृतिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं। इसके पश्चात देखेंगे कि अधिकतर भू आकृतियां प्रक्रिया धीमी गति से कार्य करती है। इसी कारण उनके आकार बनाने में लंबा समय लगता है। देखो बच्चों, यह एक उदाहरण के द्वारा इस प्रकार से भी समझ सकते हैं हम कि यदि हम अपने क्षेत्र में, यदि हम कहीं शहर में रहते हैं और हमारा कोई गांव है, वह हम लगातार रूप से जा रहे हैं 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में, तो हम वहाँ पर कोई नया चीज़ अनुभव नहीं करेंगे। हमें पता नहीं होगा कि वो क्या परिवर्तन वहाँ पर हुआ। लेकिन यदि हम बच्चों, यदि हम कोई स्थान पर 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल लंबे अंतराल के बाद यदि कहीं पर हम जा रहे हैं, तो देखते ही जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखो वहाँ पर
इस प्रकार की वस्तु का निर्माण हो गया, इस प्रकार के मकान बन गए, इस प्रकार की दुकानें बन गई, इस प्रकार का निर्माण हो गया है, वहाँ पर सड़कें चौड़ी हो गई है, इस प्रकार बस स्टैंड बन चुका है, आदि आदि चीज़ों का हम वर्णन करते हैं। अर्थात लंबे समय पर जो वहाँ पर परिवर्तन आया, बच्चों वहाँ पर जो परिवर्तन आया उसके बारे में हम अनभिज्ञ होते हैं, और जब हम एक दिन अचानक से जाते हैं तब हमें पता चलता है कि पहले के बजाय अब वर्तमान में कितना परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार से बच्चों यह जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो बहुत धीमी गति से होती है। यहाँ पर मानवीय क्रियाएं तो फिर भी तेज गति से हो सकती है, लेकिन जो भूआकृतिक प्रक्रिया है बहुत धीमी गति से होती है। लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इन आकृतियों के निर्माण में। बिल्कुल सही बच्चों, हमारा जो भूगोल विषय है यहाँ पर समय हजारों लाखों वर्षों में ही काउंट होता है। तो लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं इन भूआकृतिक प्रक्रियाओं को पूरा होने में, तब जाकर के एक नई भूआकृतिक जो चीजें हैं, जो वस्तु हैं, वो हमें दिखाई देती है। भूआकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति, प्रकृति में बदलाव आता है और वो रूपांतरित होती रहती है। जैसे कि मैंने बताया कि उसमें यह नहीं है कि वो बनने के बाद वो फिक्स हो गई, उसके बाद भी उसमें लगातार परिवर्तन होता जाता है। ठीक है, जो बदलाव ही प्रकृति का नियम है, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, लगातार परिवर्तन ही इसमें आता रहता है। जैसे कि गीता के सार में भी लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो यहाँ पर भूआकृतियों के परिवर्तन में भी यही बात सिद्ध होती है कि लगातार जो चीजें बन रही है वो अपने आप को परिवर्तित करती जा रही है। लेकिन समय, बच्चों यहाँ पर ये देखने का बात यह है कि यहाँ पर इनमें समय लगता है, बहुत धीमी प्रक्रिया यहाँ पर होती है। ठीक है, भूआकृतियों के विकास का तात्पर्य भूतल के एक भाग में एक भूआकृति का दूसरी भूआकृति में, ठीक है बच्चों, या एक भूआकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने की अवस्थाओं से है। यहां पर भूआकृतियों का जो विकास है उससे मतलब क्या है? उससे मतलब यह है कि भूतल के एक भाग में, एक स्थान पर एक भूआकृति का दूसरी भूआकृति में, या फिर एक ही भूआकृति का एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन होने की अवस्थाओं को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार की आकृतियों का विकास कैसे किस प्रकार से होता है। लेकिन विकास का मतलब यहां पर एक भूआकृति का दूसरी भूआकृति से, या एक ही भूआकृति में एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन को यहां पर विकास कहा गया है। जीवन की अवस्थाओं की तरह युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था भी स्थल रूप के विकास में देखे जा सकते हैं। जैसे जीवन में हमारे देखते हैं हम कि युवा होते हैं, पहले बच्चे होते हैं, फिर युवा होते हैं, युवा होने के बाद प्रौढ़ होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, और उसके बाद एक समय के पश्चात मृत्यु आ जाती है। ये जीवन साइकिल है, जीवन चक्र है। ठीक है बच्चों, ये जीवन चक्र है। उसी प्रकार से ये भू आकृतियों का भी एक चक्र होता है, एक साइकिल होता है, लेकिन इसमें समय लगता है। धीरे 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 इसमें समय लगता है, और धीरे धीरे स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है, फिर युवावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में, और फिर वृद्धावस्था होते हुए जीर्ण शीर्ण और समाप्त प्राय हो जाता है। ठीक है, लेकिन इन भू आकृतिक जो विकास है, इनमें परिवर्तन होता है, उनमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इस तरीके के विकास में। ठीक है बच्चों, धरातल पर दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। पहला है अपर्दित स्थल रूप, दूसरा है निक्षेपित स्थल रूप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपक्षय, अपक्षय का मतलब होता है अपने ही स्थान पर वो टूट फूट हो जाना, और जब अपने स्थान पर वो जो टूट फूट होगा पदार्थ का, तो फिर उसके बाद अपर्दनकारी जो तत्व है, भूआकृतिक जो कारक है, वो उस पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपर्दन करेंगे, और अपर्दन करने के पश्चात जहां पर वो मलबा या पदार्थ इकट्ठा होगा, अपर्दन होने के पश्चात वहां पर वो निक्षेपण करेंगे। इस प्रकार से दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। पहला है अपर्दित स्थलाकृति, दूसरा है निक्षेपित स्थलाकृति।
ठीक है। इस प्रकार से हम पहला देखते हैं बच्चों, प्रवाहित जल। पहला जो कारक है वो है प्रवाहित जल। प्रवाहित जल किस प्रकार से, आर्द्र प्रदेशों में जहां अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण कारक है। प्रवाहित जल कहां पर महत्वपूर्ण कारक है, जहां अत्यधिक वर्षा होती है आर्द्र क्षेत्रों में, वहां पर प्रवाहित जल नदियों के रूप में, छोटी छोटी अवनालिकाओं के रूप में यहां पर कार्य करता है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपर्दित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों से है, जो युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में दिखाई देती है। हम जानते हैं बच्चों कि नदी किस तरीके से ढाल के रूप में बहती है, ऊंचाई से नीचाई की ओर बहती हुई आखिर में समुद्र में मिल जाती है। यह हम सब जानते हैं। नदियां या तो कहीं ना कहीं महासागर में या सागर में या झील में जाकर के मिलेगी, और कुछ नदियां बच्चों, कुछ नदियां आंतरिक नदियां भी होती है जो कि कहीं पर मिलती नहीं है, विलुप्त हो जाती है। लेकिन सभी, जितनी भी हम नदियां देखते हैं, सभी नदियों में कॉमन रूप क्या होगा कि ढाल प्रवणता देखी जाएगी। ढाल प्रवणता का मतलब है कि उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर ही नदियां बहेगी, उनका जल इसी प्रकार से बहेगा। तो ढाल प्रवणता के अनुरूप नदियां बहती है, जो कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था के रूप में हमें दिखाई देती है। ठीक है बच्चों। तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नदियों को वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। शुरुआत में जैसे कि हम जानते हैं, युवावस्था में न ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से या नदियों में भी जब ढाल प्रवणता अधिक होती है तो ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा होती है, और ऊर्जा की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो तेज गति से, ढाल ज़्यादा होता है तो तेज गति से जल प्रवाहित होता है, नदियों का वेग ज़्यादा होता है, और नदियों के वेग ज़्यादा होने के कारण भी बच्चों अपर्दन कारक ज़्यादा प्रभावशाली होता है, अपर्दित ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय गुजरता है, वो युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आते हैं, और प्रौढ़ावस्था में उनका वेग कम हो जाता है। कम होने के पश्चात उनमें क्या हो, निक्षेपण जो पहले कम होता था अब ज़्यादा मात्रा में होने लग जाता है। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। तो यहां पर सीधे सीधे से अर्थ यूं कह सकते हैं कि ढाल जिस प्रकार का होगा उस प्रकार का वहां पर कार्य होगा। यदि ढाल अधिक है तो कार्य भी अधिक होगा, ठीक है, और ढाल कम है तो अपर्दन कार्य कम होगा, लेकिन निक्षेपण कार्य कैसा होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो यहां पर ढाल बहुत इंपॉर्टेंट कारक होगा। लगातार अपर्दन से लंबवत अपर्दन कम हो जाता है और पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है, जिससे पहाड़ियां, घाटियां समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या होता है कि यदि कोई नदी है, यहां पर बच्चों देखो, यदि कोई नदी है तो नदियों का अपने ढाल प्रवणता के हिसाब से ऊंचाई से नीचाई की ओर जाना, खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों से, यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों से मैदान होते हुए और समुद्र में मिल जाना, ये पूरी एक इनका साइकिल होता है नदियों का। तो इन साइकिल में जहाँ ऊंचाई से नीचाई की ओर जा रही है तो लगातार रूप से वो काट करती जाती है, अपर्दन करती जाती है ऊंचाई जगह पर, और नीचाई जगह पर वो उन पदार्थों का निक्षेपण करती जाती है, जिससे कि लगातार रूप से जो क्षेत्र है, जो भूदृश्य है, वो समतल मैदानों की ओर अग्रसित होता है। हमने देखा कि भूआकृतियों से भूदृश्य का निर्माण होता है। तो जो भूदृश्य दिखाई दे रहा था शुरुआत में किस प्रकार का दिखाई दे रहा था बच्चों, यहाँ ऊंचाई पहाड़ों वाला मैदान, ठीक है, विभिन्न प्रकार की ऊंचाइयां, और फिर जाकर के क्या, फिर जाकर के समुद्र में या महासागरों में मिल जाना। तो काफी ज्यादा इनमें डिफरेंशिएशन था। तो डिफरेंस होने के बाद जब प्रवाहित जल ने अपना कार्य किया, जब नदियों ने अपना कार्य किया, तो ऊंचाई और गहराई को बराबर करने का प्रयास किया, उनको पाटने का प्रयास किया, तो एक विस्तृत
लंबे समय के पश्चात बच्चों, लंबे समय के पश्चात वो विस्तृत मैदान समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, संप्राय मैदान या पेनिप्लेन उसका नाम दिया गया। ठीक है। अब ये जो नदियां है बच्चों, ये नदियां किस प्रकार से घाटियों का निर्माण करती है देखते हैं। सर्वप्रमुख सरिताएं होती है। सरिताएं होती है बच्चों कि हम जानते हैं बरसात के दिनों में, ये आपने भी देखा होगा, बरसात के दिनों में जब कुछ बूंदें धरती पर गिरती है तो शुरुआत में धरती उनको सोख लेती है। ठीक है। कुछ बूंदें जब धरती पर गिरती है सोख लेती है, और जब सोखने के पश्चात पानी बहता है, जब पानी बहता है बच्चों, तो हम ये जानते हैं कि पतली पतली अवनालिका या फिर यूं कह सकते हैं सरिताएं, सबसे पहले सरिताएं, पतली पतली सरिताएं बहती है, बह करके अलग अलग स्थानों से निकल करके एक बड़ी अवनालिका के रूप में आ जाती है। ठीक है। और उन अवनालिकाओं को, वो अवनालिका बहती हुई अनेक अवनालिका जब बह जाती है, मिलती है, तो घाटियों का निर्माण होता है। बच्चों यहां देखने वाली बात है कि छोटी सरिताएं, बिल्कुल छोटी सरिताएं होती है जो क्षुद्र होती है, उनसे अवनालिकाओं का निर्माण होता है जो कि कम गहरी होती है, छोटी होती है। और जब बहुत बड़ी मात्रा में अवनालिकाओं का निर्माण हो जाता है और समय बीतता जाता है तो कुछ समय के पश्चात घाटियों का निर्माण होता है। और घाटियां पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर यूं कह सकते हैं मैदान में जल प्रवाहित, विस्तृत जल को प्रवाहित करने का कार्य करती है, जहां से नदियां प्रवाहित होती है। घाटियों में ही नदियां प्रवाहित होती है। तो हम ये देख सकते हैं कि सरिताओं से अवनालिकाएं और अवनालिकाओं से घाटियां, और घाटियों का एक जाल सा बिछ जाता है जिसमें होकर के नदियां बहती है। तो नदी कहां बहेगी? नदी घाटियों में बहेगी। ठीक है बच्चों। जो जिस जगह पर, जिस स्थान पर नदियां बहती हैं उन्हें हम घाटियां कहते हैं। और घाटियों का निर्माण कैसे हुआ? अवनालिकाओं से हुआ, और अवनालिकाओं का निर्माण सरिताओं से हुआ। ये छोटी छोटी सरिताएं जब मिल जाती है तो अवनालिकाओं का निर्माण होता है, और उसके पश्चात घाटियों का निर्माण होता है। अब 3 अवस्थाएं इसमें देखी जाती है बच्चों। पहली है युवावस्था, यूथ जिसे हम कहते हैं। नदियों की संख्या कम होती है, युवावस्था में नदियों की संख्या कम होती है, वी आकार की घाटी बनते हैं। बच्चों यहां पर हम ये देखें कि पर्वत, इन पर्वतों के मध्य जो घाटियां होती है, ये जो घाटियां होती है, ये घाटियां यहां युवावस्था में वी आकार की होती है, क्योंकि अभी नई है। कुछ समय के पश्चात जब ये प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में आएगी तो ये घाटियां इस प्रकार से यू आकार की हो जाएगी, और ये जो मलबा था बच्चों, ये मलबा बह करके चला जाएगा। तो यू आकार की घाटियों का निर्माण होगा। वी आकार की घाटी से यू आकार की घाटियों का निर्माण होना ही नदी की युवावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर की निशानी होती है। तो ये देखा गया है कि घाटियों का वी आकार का होना युवावस्था की निशानी है। तो शुरुआत में घाटी कैसे होगी? वी आकार की होगी, अंग्रेजी के जो वी अक्षर होता है उसके आकार की। ठीक है बच्चों। बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित होते हैं। यहां पर निशानी यह भी देखी जाती है कि जो बाढ़ के मैदान है अभी युवावस्था में ना के बराबर या फिर अनुपस्थित होते हैं। जैसे जैसे प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की अवस्था आएगी तो प्रौढ़ावस्था में ये बाढ़ के मैदान ज्यादा मात्रा में दिखाई देंगे। नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। यहां बच्चों देखने वाली बात है कि नदी विसर्प विकसित हुए हैं। ठीक है। दलदल व झीलें पाई जाती है, जलप्रपात व छिप्रिकाएं बन जाती है। अभी जो घाटियां थी या फिर जहां से होकर के नदी निकल रही थी वहां समतलीकरण की प्रक्रिया नहीं होने के कारण बच्चों जलप्रपात और छिप्रिकाएं पाई जाएगी युवावस्था में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा बच्चों तो इनकी उपस्थिति भी ना के बराबर होगी। अभी किस प्रकार से होती है बच्चों? देखो कि माना कि ये नदी है, यहां कोई ऐसा पॉइंट आया कि चट्टानों में
अंतर आ गया, और चट्टानों में अंतर आने के कारण किसी भी कारण से यहाँ पर जलप्रपात की स्थिति देखी गई। लेकिन कुछ समय के पश्चात, ये युवावस्था की स्थिति थी, कुछ समय के पश्चात ये इसको काट करके, यहाँ इस हिस्से को काट करके यहाँ पर स्थापित कर देगी, और स्थापित करने के पश्चात ये यूं जलप्रपात का निर्माण नहीं हो पाएगा और ये सीधा ही चली जाएगी। इस प्रकार से क्षिप्रिकाएं और जलप्रपात जो शुरुआती दौर में युवावस्था में हमें दिखाई देती है बच्चों, वो बाद में नहीं दिखाई देती है। साथ ही दलदल और झीलें पाई जाती है। शुरुआत में जब ऊपर से जब नदियां आती है, जब पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां आती है बच्चों, तो दलदल पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि नई नदियां है स्टार्टिंग शुरुआत में, लेकिन समय बीतने के पश्चात ये जो दलदल और झीलें हैं ये भी कम हो जाते हैं। साथ ही ये भी देखने को मिलता है नदी विसर्प विकसित होते हैं। नदी विसर्प विकसित होते हैं इसके शुरुआती दौर में, लेकिन बच्चों यह जो नदी विसर्प बाद में घाटी के अंदर विसर्प बन जाते हैं, ठीक है। घाटी के अंदर विसर्प कैसे बनेंगे ये हम आगे देखते हैं। प्रौढ़ावस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है। जो युवावस्था में जो जल की मात्रा कम थी, वहीं प्रौढ़ावस्था में आते हुए नदियों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है। सहायक नदियां मुख्य नदी में मिलती है। पहले सहायक नदियों का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर प्रौढ़ावस्था में आते आते जो सहायक नदियां है, मुख्य नदी की जो सहायक नदी है बच्चों, वो भी विकसित हो जाती है। माना कि ये कोई मुख्य नदी है और इसकी सहायक नदियां हो, ठीक है। नदी घाटियां वी आकार की परंतु गहरी होती जाती है। यहां पर प्रौढ़ावस्था में नदी घाटियां होती तो वी आकार की है, लेकिन ये लगातार लगातार गहरी होती जाएगी, इस प्रकार से होती जाएगी, ठीक है। विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। बाढ़ के मैदान बच्चों यहां पर इस अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इस अवस्था में नदी अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है, ठीक है, और फैलने के पश्चात जो महीन कण होते हैं उन महीन कणों को अपने आसपास के क्षेत्रों में डाल देती है, और जिससे बाढ़ के मैदानों की उत्पत्ति होती है। घाटी के अंदर नदी विसर्प बनाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। हमने पिछली उसमें देखा था कि युवावस्था में, तो युवावस्था में क्या था, घाटी के अंदर नहीं बनाती, नदी विसर्प तो बनाती है लेकिन घाटी के अंदर नहीं बनाती। यहां प्रौढ़ावस्था में जो नदी है वो घाटी के अंदर ही विसर्प बनाती है, और जलप्रपात व क्षिप्रिकाएं लुप्त हो जाती है। क्योंकि बच्चों ये जलप्रपात और क्षिप्रिकाएं युवा अवस्था की निशानी है, यहाँ समय के पश्चात वो समाप्त हो जाती है। मैंने बताया था बच्चों कि यदि मान लो कि ये यहाँ पर यदि जलप्रपात का निर्माण हो रहा है तो कुछ समय के पश्चात ये इसको यहाँ से अपरदित करके इस हिस्से को यहाँ पर जमा देती है, ठीक है, और यह प्रपात और क्षिप्रिकाएं धीरे 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 समाप्ति की ओर हो जाती है, ठीक है। यदि मैं बात करूँ घाटी के अंदर नदी विसर्प, तो घाटी के अंदर नदी विसर्प को बच्चों इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि माना कि ये कोई नदी बह रही है, ठीक है। अब इस नदी में इस तरीके से विसर्प बन रहे हैं, तो इस तरीके से जो विसर्प बने वो घाटी के अंदर विसर्प बनने के बाद यह विसर्प इस तरीके से हो जाते हैं। यहाँ पर भी ये और ज़्यादा मोड़ खा जाते हैं और इस तरीके के विसर्प यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो घाटी के अंदर विसर्प होना, जो इस नदी की जो मुख्य घाटी है, ठीक है, मुख्य घाटी के अंदर विसर्प होना, और एक केवल विसर्प होना। केवल विसर्प कहाँ होगा? युवावस्था में। वो शुरुआती अवस्था है, वहां पर नदी इस तरीके से बहती हुई जाती है, इस तरीके से बहती हुई जाती है। लेकिन प्रौढ़ावस्था में घाटी के अंदर विसर्प पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। उसके पश्चात देखते हैं वृद्धावस्था, ओल्ड एज। वो ढाल मंद पड़ जाता है, बाढ़ के विस्तृत मैदान, नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर, झीलें आदि बनती है। ये किस प्रकार की आकृतियां है ये हम इसी चैप्टर में देखेंगे। अधिकांश भूदृश्य समुद्र तल के बराबर होता है। जो भूदृश्य है, मैंने बताया था बच्चों कि यहाँ
ऊंचाई से आने वाली नदी समुद्र तल में आकर के मिल जाती है। ठीक है, समुद्र तल में मिल जाती है। लेकिन बच्चों कुछ समय के पश्चात जब वृद्धावस्था आती है तो यहाँ से काट करके लाए जाने वाली ये जो पदार्थ है, यहाँ से काट करके जो लाया जाने वाला जो पदार्थ है, ये यहाँ पर आकर के धीरे धीरे निक्षेपित करने लग जाती है और धीरे धीरे समतल मैदान का निर्माण हो जाता है, जो कि कैसा है, समुद्र तल के बराबर या उससे थोड़ा सा ऊपर। ये लंबी प्रोसेस है बच्चों, इसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इस प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त करने में। और इसके पश्चात भी बच्चों बीच में प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था के बीच में भी नदी पुनर्युवित अवस्था में आ सकती है। किन्हीं कारणों से, उसमें बहुत सारे कारण हैं कि किन्हीं कारणों से नदी पुनर्युवित अवस्था में आ सकती है, अर्थात दोबारा से युवावस्था में भी आ सकती है बीच में से ही। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने देखा कि भू-आकृतियां और उनका विकास, उनके परिचय के बारे में हमने देखा। अगली क्लास में हम नदी निर्मित जो दूसरी प्रकार की जो आकृतियां हैं उनके बारे में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।